चलिए फिर आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डिस्कशन जो होने वाला है वो स्पेस टेक्नोलॉजी पर होगा, यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई जो न्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। इसके बाद डिफेंस से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण न्यूज हैं वो डिस्कस कर ली जाएंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आजकल जो बन रहे हैं बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी गवर्नमेंट देखिए लगातार फोकस कर रही है, तो प्रश्नों की संभावना भी यहाँ से बहुत ज्यादा रहती है। इसके बाद जो डिफेंस वाला है, आपको पता ही होगा इस बार का जो बजट आया है, इस बजट में भी जो प्राथमिकता दी गई है, सर्वाधिक बजट जो एलोकेट हुआ है वो रक्षा मंत्रालय को ही हुआ है। तो बोले डिफेंस मिनिस्ट्री को जब इतना बजट एलोकेट कर रही गवर्नमेंट, तो यहां पर इससे संबंधित जो न्यूज है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है भाई। तो चलो फिर सबसे पहले देखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में पहली न्यूज क्या है। पहली न्यूज है चाइना के चंद्र मिशन को लेकर के। नाम सभी को पता होना चाहिए, क्या नाम है इसका? चांग-ई-6। देखो यार, इसके जो नाम होते हैं बेहद आसान होते हैं, एकदम याद हो जाएंगे आपको। चांग-ई-6, ठीक है। क्या नाम है इसका? चांग-ई-6 नाम है। और चा से देखिए चाइना, चा से चंद्रमा और चा से चांग-ई-6, ऐसे भी याद रख सकते हो आप किसी तरीका। इस तरीके से आप क्या है, कोई राइमिंग बना लो, है ना, जिस तरीके से आपको एग्जाम में लर्न हो जाए, आपको वहां पर ध्यान आ जाए। चलो फिर आगे देखते हैं। अब चंदा मामा के बारे में थोड़ा और जानकारी होनी चाहिए कि यहां पर जो सॉफ्ट लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में ये देखिए चाइना चौथा देश बन चुका है। चौथा देश होने के साथ अभी अगर प्रेजेंट का सिनेरियो समझें, तो प्रेजेंट सिनेरियो में अभी आगे न्यूज भी आएगी कि 5 देश हो चुके हैं चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले। पूरे विश्व में कितने देश हैं? 5 देश हैं। पांचवा देश आपका जापान है, ठीक है। तो यहां पूरी जानकारी रख लो ध्यान से, क्योंकि ये चंदा मामा बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे हैं इस बार, तो प्रश्न एक जरूर दिखेगा। 5 देश कौन कौन से हैं? देखो, पहला है आपका यूएसए, सॉरी पहला आपका देखिए रशिया या यूएसए, कुछ भी ले लीजिए आप। तीसरा देश देखिए आपका है कौन सा? भारत। और चौथा है आपका चाइना, जिसको हम पढ़ रहे हैं, या न्यूज है। और पांचवा है आपका जापान, ठीक है। ये 5 देश हैं जिन्होंने चीन पर आपका सॉफ्ट लैंडिंग की है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे चंद्रमा की यह सरफेस है और भारत से कोई मिशन भेजा गया, और भारत के द्वारा जो सैटेलाइट या जो रोवर आपका भेजा जाता है या लैंडर भेजा जाता है, ये सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है चंद्रमा की सतह पर। तो ऐसे ही सॉफ्ट लैंडिंग हमारे 5 देशों ने की हुई है, जिन 5 देशों की यहां पर चर्चा की गई। और चंद्रमा चंद्रमा पर भेजा गया भारत का जो मिशन था चंद्रयान 3, इसकी चर्चा तो आप सभी ने सुनी होगी। पहला देश बना था। इसके साथ साथ चंद्रमा के साउथ पोल पर, चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर, देखिए ये चंद्रमा हो गया आपका, है ना, सामने दिख रहा है, और ये आपका ऊपर का नॉर्थ पोल हो जाता है, और ये नीचे का आपका साउथ पोल होता है। तो बोले साउथ पोल पर अगर पूछा जाए पहला देश कौन बना है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो वो भारत है, ठीक। साउथ पोल पर अभी तक इसके पहले, भारत के पहले किसी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की थी, ठीक है। और जो चाइना मिशन गया है, ये चाइना का चांग-ई-6 गया हुआ है, यह भी साउथ पोल पर गया है, लेकिन ये भारत के बाद दूसरा देश बना है। यहाँ पर, यहाँ हम चीन से आगे हैं, ठीक। लेकिन चीन एक कदम आगे कैसे बढ़ गया है इसको समझ लेते हैं, इस चांग-ई-6 मिशन को जब जानोगे। देखो भारत के द्वारा क्या भेजा गया, भारत के द्वारा देखो एक तो ऑर्बिटर गया हुआ था, जो हालांकि हमने चंद्रयान 2 में ही भेज दिया था। फिर चंद्रयान 3 में हमने क्या किया था, एक लैंडर भेजा था, एक रोवर भेजा था। लैंडर क्या काम करता है? देखो लैंडर जो चंद्रमा की सतह होती है वहां सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और वहां से एक रोबोट आपका, जिसे रोवर बोलते हैं, वो रोवर निकल करके चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और हमें जानकारी देगा, यानी कि हमें मतलब इसरो को जानकारी देगा। इसी तरीके के मिशन होते हैं अमेरिका के, इसी तरीके के रूस के। और हाँ, नाम भी पता होना चाहिए, अमेरिका का जो चंद्र मिशन है इसका नाम है अपोलो, और आर्टेमिस जो है आपका भविष्य का मिशन है, ध्यान रखना। आर्टेमिस जो है भविष्य का मिशन है, जहां पर नासा, भारत की इसरो और कई सारी कंपनियां जो स्पेस कंपनीज हैं, जैसे जापान की जाक्सा, ये सारी मिलकर आपकी भविष्य में जो आर्टेमिस मिशन है इसको अभी संचालित करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो भेजा गया है अमेरिका के द्वारा, उस मिशन का क्या नाम है? अपोलो। रूस के मिशन का नाम यदि पूछा जाए तो आपको बताना है लूना, है ना। लूना 9 था जिसने सर्वप्रथम सॉफ्ट लैंडिंग की थी, ये रूस का मिशन है, चंद्र मिशन, ठीक। रूस का चंद्र मिशन बता दिया, यूएसए का चंद्र मिशन बता दिया, भारत का चंद्र मिशन क्या है? चंद्रयान 3, है ना, जो चंद्रयान 1, 2, 3। उसके बाद चाइना का चांगी-6 है। पांचवा आता है जापान का, आगे पढ़ेंगे। जापान के चंद्रयान मिशन का नाम है मून स्नाइपर। सारी जानकारी एक जगह कलेक्ट कर लो, और जो जो जानकारी आपके पास नहीं है वो सारी वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना, ठीक है, सारी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो बोले चांग-ई-6 जो है चंद्रयान 3 से एक कदम आगे कैसे निकल गया? बोले हमने तो केवल क्या किया था, सॉफ्ट लैंडिंग ही की थी, फिर रोवर हमारा घूम रहा था वहां पर। लेकिन चंद्रमा ने एक कदम आगे निकल करके वहां से क्या किया है, वहां से देखो यहाँ पर 4 चरणों का यूज किया है, यहाँ आसानी से देखो दिया हुआ है, यहाँ अगर आप न्यूज को पढ़ोगे 4 घटक हैं इस मिशन के। ऑर्बिटर है,
लैंडर है, असेंडर है और एक पुनः प्रवेश मॉड्यूल है, यानी कि वहां से कुछ चंद्रमा से कुछ आर्टिकल लेकर के और दोबारा से पृथ्वी पर वापस आया है ना। जो पुनः जो प्रवेश मॉड्यूल है, यानी कि पुनः पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री की है। 4 स्टेप का यहां पर यूज किया गया है। भारत के द्वारा 3 ही यहां पर चरण का प्रयोग किया गया था, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। लेकिन चंद्रमा ने एक कदम आगे निकलकर पुनः प्रवेश मॉड्यूल को यहां पर शामिल किया है अपने चांग-E 6 में। तो क्लियर हो गए चांग-E 6 क्लियर हुआ। और जितने चंद्र मिशन है पांचों देश क्लियर हो गए। चंद्रमा पर भेजने वाला देखो ये चौथा है। आगे न्यूज और है, क्योंकि जापान ने भी इन्हीं 6 महीनों के भीतर जून में, पता है जापान ने क्या किया है, सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। कहां पर? चंद्रमा की सतह पर। इसलिए देखो पांचवां देश जापान बन चुका है। और पांचों की जानकारी हमने यहीं पर इस न्यूज के साथ कवर कर ली। अब इससे बाहर ज्यादा कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है देखो अग्निकुल कॉस्मोस को लेकर के, और इसके द्वारा अग्नि बाण जो रॉकेट है इसका सफल परीक्षण किया गया है। अब ये क्या है, देखो इसको समझने के लिए थोड़ी कहानी समझो। देखो भारत में जो स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए या स्पेस प्रौद्योगिकी के लिए कार्य कर रही है वह कंपनी है इसरो। अब इसरो पर देखिए, इसरो लगातार, आपको पता है इसकी सफलता जो सक्सेस रेट है बहुत ज्यादा है, लेकिन सफलता दर बढ़िया होने के साथ साथ इस पर बर्डन भी बहुत ज्यादा रहता है कि नहीं रहता है ना। इसके दो देखिए रॉकेट हैं जो लॉन्चर हैं, कौन कौन से? एक PSLV है और दूसरा देखो GSLV है। ध्यान से समझना, ये जानकारी बहुत बेसिक सी होती है स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, ये तो बहुत साधारण सी जानकारी होती है, सभी के पास होनी चाहिए। अब PSLV जो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक है, ये अर्थ हो गई, ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। अब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उद्देश्य बेसिकली होता है जो नजदीकी कक्षा में कोई सैटेलाइट यदि भेजा जाता है पृथ्वी से, तो ध्रुवीय कक्षा के चारों ओर जो परिक्रमा करने के लिए सैटेलाइट भेजते हैं उसके लिए हम PSLV का यूज करते हैं सामान्यतः। और जो GSLV होता है जियो सिंक्रोनस। अब जियो सिंक्रोनस कक्षा कौन सी होती है? जो भूस्थैतिकी कक्षा होती है, पृथ्वी से 24,000 किलोमीटर दूरी पर एक जियो सिंक्रोनस कक्षा होती है। अब बोले इस जियो सिंक्रोनस में जो सैटेलाइट भेजा जाता है, इस भूस्थैतिकी कक्षा में जो सैटेलाइट भेजा जाएगा उसके लिए हम जो रॉकेट का यूज करेंगे, लॉन्च व्हीकल का यूज करेंगे, GSLV का यूज करेंगे। ठीक है, यहां भारी भारी उपग्रह भेजे जाते हैं और कुल मिलाकर यहां संचार उपग्रह जैसी चीजें भेजी जाती हैं। क्यों भेजी जाती हैं उसका भी कारण होता है। देखो पृथ्वी जो है आपका जो घूर्णन कर रही है, घूर्णन मतलब होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम रही है। देखो पृथ्वी एक तो सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसे परिक्रमण बोलते हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन या परिभ्रमण बोलते हैं। अब पृथ्वी जो घूर्णन करती है उसके साथ साथ जियो सिंक्रोनस जो कक्षा होती है ना, इस कक्षा में जो सैटेलाइट भेजी जाती है वह भी देखिए घूर्णन कितनी देर में करती है? 24 घंटे में करती है ना। पता है आपको पृथ्वी जो अपना घूर्णन करती है 24 घंटे में एक पूरा करती है। और जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है यह भी जो चारों ओर घूमेगी यहां पर सैटेलाइट, यह भी 24 घंटा में घूमेगी। तो इसलिए जिस स्थान को फोकस किया जाएगा पृथ्वी के, जैसे यह पृथ्वी जो 24 घंटे में घूम रही है, सैटेलाइट भी उसी 24 घंटे में घूम रही है, तो जिस स्थान को यहां से फोकस किया जाएगा वो फोकस कंटिन्यू बना रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में भेजा जाता है संचार उपग्रह को। अब हम भारत को यदि यहां टारगेट करते हैं, जैसे जो हम सैटेलाइट जीसैट वगैरह कोई भेजते हैं उदाहरण के तौर पर, तो जीसैट से मान लीजिए भारत का लद्दाख का क्षेत्र या कश्मीर का क्षेत्र टारगेट करते हैं, वहां से हम, या पूरे भारत को ही हम संचार सुविधा देना चाहते हैं। ठीक है, भारत की सैटेलाइट है तो भारत को ही संचार सुविधा देंगे। अब इसके पीछे अपनी साइंस लगती है, ठीक है, इसके पीछे फिजिक्स लगती है कि कैसे भारत के ही एरिया को टारगेट किया जाए। अब उस एरिया को टारगेट करने के लिए संचार सुविधा देनी है और कंटिन्यू देते रहना है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो इस जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो जो ये आपका जियो सिंक्रोनस कक्षा होती है, इस कक्षा में सैटेलाइट को भेजा जाता है। और जैसे देखिए पृथ्वी ऐसे घूम रही है अपने स्थान पर, इसके चारों ओर देखिए वो सैटेलाइट भी घूम रहा है, लेकिन फोकस एक ही जगह रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका घूर्णन और इसका परिक्रमण दोनों सेम है। क्लियर? पूरा समझे कि नहीं? अब इसको 3D में अगर देख लोगे आप एक बार गूगल करके तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो न्यूज क्या थी, हाँ न्यूज तो पहुंचे ही नहीं। अब क्या हुआ, PSLV और GSLV हमने समझ लिया। अब बोले ये बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो इस संदर्भ में यहां पर देखो इसके पहले शुरुआत और देश भी कर चुके हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर अमेरिका की कंपनी कौन सी है? नासा है, स्पेस कंपनी, ठीक है, स्पेस एजेंसी नासा। अब नासा पर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इस संदर्भ में बहुत सारे जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, वो आगे आते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अब बोले स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यहां पर जैसे स्पेस एक्स आपका आगे आता है। स्पेस एक निजी, देखिए आपका स्पेस जो अंतरिक्ष एजेंसी है, कौन सी? निजी क्षेत्र की है ना, एलॉन मस्क का नाम सुना होगा, उनकी ही यह कंपनी है स्पेस एक्स। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में भी दो प्रमुख निजी कंपनियां हैं जो आगे आई हैं। कौन कौन सी हैं? एक है आपका अग्निकुल कॉस्मोस है, और एक आगे हम अभी पढ़ेंगे जिसके द्वारा विक्रम रॉकेट विकसित किया जा रहा है। ठीक है, स्काई रूट नाम है उसका। क्या नाम है? स्काई रूट। ठीक, दो कंपनियां ध्यान रखना निजी क्षेत्र में, जो एक तरीके से सहयोगी कंपनी के रूप में आगे इसरो की उभर कर आएंगी। तो उसी से संबंधित न्यूज है आपकी, अग्निकुल कॉस्मोस से संबंधित न्यूज है, जिसके द्वारा आपका अग्निबाण रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसरो भी यहां पर देखिए
कुछ SSLV है ना, SSLV का उसने प्रयोग किया, जैसे PSLV और GSLV हैं, इनके द्वारा मुख्य वह सैटेलाइट लॉन्च करेगा। SSLV है जो छोटे-छोटे सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसी तरीके से जो अग्निकुल कॉस्मॉस है और आपका स्काई रूट है, इनके द्वारा जो रॉकेट बनाए जाएंगे, लॉन्च व्हीकल बनाए जाएंगे, यह भी बहुत सारे ऐसे लॉन्च व्हीकल, छोटे-मोटे कम महत्व के जो लॉन्च व्हीकल्स, जो सैटेलाइट्स होंगे उनको लॉन्च करेगा, ताकि इसरो पर पड़ने वाला अनावश्यक जो बोझ है वो कम किया जा सके। समझ में आया? तो उसी के द्वारा ही, अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा ही अग्नि बाण रॉकेट जो है इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। पूरी न्यूज क्लियर हो गई होगी। अग्निकुल कॉस्मॉस समझ में आ गया होगा, अग्नि बाण रॉकेट समझ में आ गया होगा। और यह क्या न्यूज है देखो, इसके साथ साथ यह जो इंजन है यह पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन है, यह भी ध्यान रखना आप लोग। जो ये कौन सा अग्निबाण रॉकेट के द्वारा जो इसमें सफल परीक्षण जो किया गया है जिस इंजन का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो प्री फायर मिशन के बारे में न्यूज है। अब प्री फायर मिशन में अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्री फायर मिशन का संबंध किससे है, किस अंतरिक्ष एजेंसी से है। तो नासा का यह मिशन है प्री फायर मिशन। ये क्या कर रहा है देखो, ये आपका प्री फायर, पी का मतलब है आपका पोलर रेडिएशन। अब पोलर रेडिएशन को कहां, इसका संबंध कैसे है, देखो फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया, पी आर का मतलब पोलर रेडिएशन। तो इसका संबंध किससे है प्री फायर का, ये समझ लो। पृथ्वी है, अब पृथ्वी के देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ठीक है। यहां पर नासा के द्वारा एक युग्म सैटेलाइट भेजी जाएगी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर रहेगी। अब यहां पता करेगी भैया जो ये एमिशन होता है, हीट का जो पोलर एमिशन होता है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। यहां पर जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है इसकी स्टडी की जाएगी कि ये ध्रुवीय क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव रहता है। इसके बाद जो क्लाइमेट चेंज जैसी जो दिक्कतें देखी जा रही हैं इनका प्रभाव, और इस पर निष्कर्ष, बेहतर निष्कर्ष या बेहतर डेटा कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, ये सैटेलाइट यहां पर भेजी जाएंगी और ये सैटेलाइट यहां पर कार्यरत रहेंगी और डेटा को कलेक्ट करके नासा को पहुंचाएंगी और फिर नासा यहां पर बेहतर जानकारी कलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, ये देखिए प्री फायर मिशन है, इसका उद्देश्य समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन को लेकर के न्यूज है ये। बोले अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन को लेकर न्यूज क्यों है ये, पहले यहां समझते हैं। देखो चंद्रमा पर अभी हमने देखो पीछे ही चर्चा की, चंद्रमा में बहुत चर्चा में रहे, तो अब चंद्रमा पर भी एक अनुसंधान स्टेशन बनाया जा रहा है। याद रखना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात नहीं की जा रही है, यहां चंद्रमा पर एक रिसर्च स्टेशन बनाया जाएगा। अब ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, ये बहुत आसान बात है समझना। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सुना है आपने, अंतरिक्ष में ही देखिए निचली कक्षा, पृथ्वी से थोड़ी निचली कक्षा पर ही एक स्पेस स्टेशन है, एक तरीके से सैटेलाइट है जो घूम रही है। अब वहां पर क्या है, सभी कई देशों का एक संयुक्त उद्यम होता है। वो कौन कौन, जैसे यहाँ पर यूएसए भी है, रूस भी है, लेकिन अभी रूस के साथ जो हालात बिगड़े हैं उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रूस यहाँ देखिए बाहर होने की बात कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से चंद्रमा पर अब देखिए एक रिसर्च स्टेशन बनाया जाएगा और चंद्रमा पर देखो रूस भी पहुंच चुका है, सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। चाइना का अभी हमने मिशन देख लिया। तो रूस और चाइना, और यही दोनों यूएसए के विरोधी देश के रूप में भी उभरते नजर आ रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच सहमति बनी है कि हम 2035 तक चंद्रमा के जो साउथ पोल है यहां पर एक बुनियादी स्टेशन का निर्माण कर देंगे। यह न्यूज है आपकी और यह समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं तो अगली न्यूज है आपकी, रशिया के अंतरिक्ष यात्री हैं आलेक कोनोनेनको। अब आलेक कोनोनेनको चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे कर लिए हैं। हालांकि ये एक बार में नहीं किए हैं, 5 मिशन इसके लिए इन्होंने पूरे किए और कुल मिलाकर इनको 1000 दिन हो चुके हैं, जो अंतरिक्ष में सर्वाधिक व्यक्ति हो चुके हैं वहां पर समय बिताने वाले। ठीक है, यह न्यूज है, बहुत आसान सी न्यूज है, वन लाइनर सी। अगली न्यूज आपकी पुष्पक को लेकर के है। अब पुष्पक को लेकर के न्यूज क्या है, पुष्पक की चर्चा अगर यहां पर हुई है, यहां बेसिकली तीसरा सफल परीक्षण बताया गया है कि पूरा कर लिया है और इसके जो पहला दूसरा स्टेप है लेक्स 1, लेक्स 2, लेक्स 3 नाम दिया जाता है। तो लेक्स 3 जो है इसका पूरा हो चुका है। अब पुष्पक है क्या, पुष्पक विमान तो आपको पता ही होगा, रामायण में आप सभी ने देखो इसके बारे में सुना होगा। तो उसी से प्रभावित होकर के देखो, उसी को ही एक तरीके से श्रद्धांजलि देते हुए ही इसरो के द्वारा इस व्हीकल का नाम, लॉन्च व्हीकल का नाम पुष्पक रखा गया है। यह आपका आरएलवी है। आरएलवी क्या होता है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। देखो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब यह है जो हम सैटेलाइट यूज करते हैं, जो सैटेलाइट को प्रक्षेपित करते हैं, उसके लिए जो रॉकेट का यूज किया जाता है, रॉकेट कई चरणों में देखिए अलग होता रहता है जैसे जैसे ऊपर जाता है, ठीक है, स्पेस में। तो उसके लिए जो पहला चरण होता है, और पहला चरण देखिए रॉकेट का जब यूज किया जाता है तो अलग होता है, अलग होने के बाद उसका रीयूज नहीं किया जा सकता था अभी तक। तो उस संदर्भ में बोले जो स्पेस डेब्रिस है या बहुत सारा स्पेस कचरा, ये समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो अब उससे बचने के लिए या बहुत सारी लागत बढ़ जाती है ना, एक बार उसको बनाओ पहले चरण को, दोबारा से फिर नए सिरे से बनाओ, क्यों ना ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए कि हम जो पहला चरण है उसको रीयूज कर सकें। तो उसी संदर्भ में ही जो पुष्पक है, और ऐसा कर भी रहे हैं, जो अमेरिका का आपका स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स जो कंपनी है इसके द्वारा फाल्कन 9, क्या नाम है उसका,
फॉल्कन 9 रॉकेट का यूज किया जाता है और ये रीयूजेबल है, इसका पहला चरण जो है वो रीयूज करता है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो इसरो ने अपना भारतीय जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया है, इसका नाम रखा है पुष्पक, बनाने जा रहा है। इसका तीसरा जो सफल परीक्षण हो चुका है, बहुत ज्यादा गर्व की बात है ये। ठीक है, और ये बहुत चर्चा में भी रही थी न्यूज, अब ये समझ में आ गई होगी आपको कि पुष्पक क्या है और ये इसरो से संबंधित कैसे है और क्यों यह प्रयास किया जा रहा है, यह भी समझा चुके। ठीक है, इसमें किया क्या गया था, इसके तहत देखो ऊपर कितना किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर के बाद वहां पर ले जाकर के इस पुष्पक को छोड़ दिया गया और यह सफलतापूर्वक यह लैंडिंग कर पाया भारत में। इसी तरीके से देखो क्या होगा, जब यह रॉकेट आपका सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, उसके बाद जब ऊपर से आएगा तो परीक्षण ऐसे किया जाएगा ना, सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग हो सके, तो यानी कि यह सफल परीक्षण हो चुका है हमारा। अब हम इसको रीयूज कर सकते हैं अगर सफलतापूर्वक हमें पुनः प्राप्त हो गया वो पार्ट। ठीक है, पहला चरण जो है रॉकेट का। चलो फिर अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है मंगल क्रेटर पर। अब मंगल क्रेटर से संबंधित क्या न्यूज है, क्रेटर आपको पता ही है, ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं, उसके बाद गहरे गहरे जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों को ही क्रेटर कहा जाता है। इन्हीं क्रेटर्स में जब पानी भर जाता है तो क्रेटर झील हो जाती है, या बड़े भाग हो जाते हैं ये तो काल्डेरा कहलाता है ना, काल्डेरा झील बन जाती है आपकी। तो बोले अभी मंगल क्रेटर से संबंधित न्यूज क्या है, मंगल क्रेटर से न्यूज यह है कि मंगल क्रेटर पर आपके 3 देखो प्रमुख क्रेटर जो है खोजे गए हैं अभी हाल ही में, और इनका जो नाम रखा गया है वो भारतीय के नाम पर रखा गया है। बोले भारतीय के नाम पर रखा गया है, और क्या क्या नाम है इन क्रेटर का, नाम पता होना चाहिए। पहला है आपका देखो लाल क्रेटर। लाल क्रेटर जो है प्रोफेसर हैं देवेंद्र लाल, तो इनके नाम पर लाल क्रेटर रखा गया है। और बाकी जो 2 नाम है उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र हैं, है ना, इनकी जो स्थान है, और स्थान के नाम पर क्यों रख दिया गया, उसका रीजन ये है कि जो खोजकर्ता टीम थी, इस टीम में जुड़े हुए व्यक्ति थे, उनके जन्म स्थान से संबंधित ये स्थल हैं। कौन कौन से, पहला मुरसान, मुरसान उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहीं हिलसा जो है ये बिहार में स्थित है। बोले उत्तर प्रदेश में उनकी देखिए जन्मस्थली थी, जो वैज्ञानिक थे उस टीम में शामिल थे जिन्होंने क्रेटर की खोज की है, तो इसीलिए उनको श्रद्धांजलि देते हुए मुरसान क्रेटर लिख दिया। और बिहार से संबंधित तो हिलसा क्रेटर रख दिया गया नाम। ठीक है, तो 3 क्रेटर कौन से हो गए, लाल, मुरसान, हिलसा, 3 क्रेटर हैं, इनका नाम याद रखना। फिर नासा की पहली देखिए चंद्र रेलवे प्रणाली फ्लोट, इसका नाम देखो याद रखना, क्या नाम रखा गया है, फ्लोट नाम रखा गया है। और न्यूज क्या थी, ये न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में थी कि जो नासा है वो चंद्रमा पर रेलवे चलाने जा रहा है। ठीक है, तो उसी रेलवे प्रणाली का ये चंद्र रेलवे प्रणाली, ये सामान को एक जगह से देखिए चंद्रयान चंद्रमा पर एक जगह से दूसरे स्थान पर सामान भेजने के लिए ही यह जो फ्लोट है या चंद्र रेलवे प्रणाली है, इसका आविष्कार, इसका निर्माण किया जाएगा नासा के द्वारा भविष्य में। अब जर्मनी के द्वारा क्या किया गया है, जर्मनी के द्वारा मोम की ऊर्जा से रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। क्वेश्चन बनेगा आपका, कौन सा देश है जिसने मोम की ऊर्जा से, यानी कि मोम जो पैराफिन जिसे बोलते हो प्लस ऑक्सीजन, तरल ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, जिसका प्रयोग किया जाता है रॉकेट के द्वारा, तो ये रॉकेट के द्वारा मोम का, यानी कि मोम का और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग करते हुए ऊर्जा का प्रयोग, ऊर्जा बनाई जा सकती है जिसके माध्यम से रॉकेट को संचालित किया जा सकता है। और याद रखना जर्मनी के द्वारा ये देखिए सफल परीक्षण हुआ है, और इसके रॉकेट का क्या नाम है जिसने मोम को एज ए ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया है, तो उस रॉकेट का नाम है SR-75। ये नाम भी याद रखना, नाम क्या है इसका, SR-75 नाम है। ठीक, इतनी महत्वपूर्ण न्यूज है आपके लिए, जो एक तो देश पूछा जाएगा आपसे, पहली न्यूज हो सकती है आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है देश पर हो सकता है, या फिर आपसे प्रश्न हो सकता है उस रॉकेट का क्या नाम है। फिर अगली न्यूज आपकी देखिए, इसरो ने रॉकेट इंजनों के लिए हल्के कार्बन नोजल को विकसित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह जो तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है, यह चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि ये जो तरल रॉकेट इंजन बनाया गया है ये 3D है, पहला 3D निर्मित है। जैसे 3D चित्र देखते हो ना, ऐसे ही कोई प्रोडक्ट भी बना सकते हो आप 3D के स्तर पर। रॉकेट में जो बेसिक एक तरीके से मटेरियल होता है उसको यूज किया जाता है, और एक रॉकेट बनाया गया उस संदर्भ में पहला 3D रॉकेट है। और 3D के अंतर्गत जो आपकी ये समझिएगा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इस तरल रॉकेट इंजन को बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसलिए ये न्यूज चर्चा में रही। और यह जो लिक्विड रॉकेट इंजन है ये PSLV के चौथे चरण में प्रयोग किया जाएगा। यह कहां पर प्रयोग किया जाएगा, चौथे चरण में प्रयोग किया जाएगा। किसके द्वारा, PSLV के द्वारा। और ये 3D निर्मित है पहला, और ये भारत में किसके द्वारा बनाया गया है, विप्रो 3D के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि कोई 3D कंपनी होगी है ना, 3D निर्माण करती होगी, उस कंपनी का क्या नाम है, 3D, विप्रो 3D नाम है। और इसके द्वारा तरल इंजन जो बनाया गया है, पहला है भारत का 3D इंजन, विप्रो 3D के द्वारा बनाया गया है। PSLV जो आपका लॉन्च व्हीकल है, यह चौथे चरण में इस इंजन का प्रयोग करेगा। बस इतना ही जानना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज गोपी थोटाकुरा के बारे में है। देखो गोपी थोटाकुरा वाली न्यूज चर्चा में क्यों है, इसको समझने से पहले
यह जानो, आप जेफ बेजोस को तो हर किसी ने नाम सुना होगा। जेफ बेजोस कौन है भाई? अमेजोन तो सुना है। तो अमेजोन के जो ओनर हैं वो आपके जेफ बेजोस हैं। अब जेफ बेजोस की कंपनी है स्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई, इनकी कंपनी अमेजोन तो है ही, और इनकी कंपनी एक स्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई है, प्राइवेट कंपनी, जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ये दिया हुआ है, ब्लू ओरिजिन इनकी कंपनी है। अब ब्लू ओरिजिन के द्वारा एक मिशन आपका चलाया जा रहा है NS-25। ठीक है, न्यू सेफर्ट 25 जो मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि ये बोले हैं हम अंतरिक्ष में लोगों की यात्रा कराएंगे, है ना, लोगों को शेयर कराएंगे अंतरिक्ष में। तो इसी संदर्भ में इन्होंने 6 लोग चुने। बोले हम 6 लोगों का क्रू भेजेंगे, और 6 लोगों को क्रू को क्या करेंगे, हम अंतरिक्ष तक ले जाएंगे, और फिर अंतरिक्ष यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर ले जाएंगे, अंतरिक्ष में ले जाएंगे, और वहां से फिर सफलतापूर्वक भारत में, या भारत में बोला हूं, सफलतापूर्वक धरती की सतह पर वापस उनकी लैंडिंग करा देंगे। इसी संदर्भ में यह जो मिशन है NS-25 है। समझ में आया? अब ये न्यूज इससे चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन 6 क्रू में एक भारतीय भी थे। वो भारतीय का क्या नाम था? गोपी थोटाकुरा। ठीक है, गोपी थोटाकुरा पहले आपके अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं, याद रखना, टूरिस्ट, पहले स्पेस टूरिस्ट हैं। और अगर पूछा जाए आपसे भारतीय के रूप में स्पेस जाने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो बताना है आपको दूसरे, सेकंड इंडियन है जो स्पेस गए हैं। लेकिन पहले भारतीय थे राकेश, ठीक है, राकेश शर्मा, और जो दूसरे भारतीय गोपी थोटाकुरा। लेकिन गोपी थोटाकुरा पहले स्पेस टूरिस्ट हैं। दोनों प्रश्न देखो किसी भी तरीके से आपसे घुमा के पूछेगा, है ना, वो एज ए अमेरिकन टूरिस्ट नहीं गए हुए थे वहां पर। कौन? राकेश शर्मा। अगली न्यूज देखो, फतेह सेकंड रॉकेट प्रणाली को लेकर के है। अब फतेह सेकंड जो है आपका गाइडेड मल्टी मल्टी जो लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, किसका है? बस इतना याद रखो, पाकिस्तान का है ये गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को समझते हैं। अगली न्यूज आपकी है, हाँ ये रही, भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A। तो TSAT-1A यानी कि जो टाटा के द्वारा ही सैटेलाइट बनाया गया है। कौन सा सैटेलाइट है ये? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। न्यूज इसलिए रही, चर्चा इसलिए रही, क्योंकि अभी तक जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थे वो सारे के सारे किसके द्वारा बनाए जाते थे? इसरो के द्वारा बनाए जाते थे। लेकिन इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए यह जो सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? एक किसी निजी क्षेत्र के द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा। और वह कंपनी कौन है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा यह जो है आपका निजी क्षेत्र का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाया गया है। ये इसलिए चर्चा में बहुत ज्यादा रहा क्योंकि यह पहली बार है कोई निजी क्षेत्र की कंपनी इस सैटेलाइट का निर्माण कर रही है। पहली चीज ये याद रखना। दूसरी चीज ये याद रखना कि ये जो सैटेलाइट है लॉन्च कहां से किया गया है? तो स्पेस एक्स की चर्चा की हमने। स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट है, इसके द्वारा ही इसको प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, इस सैटेलाइट को जो TSAT-1 है, ध्यान रखना, इतना ही नोट करना, इतना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा यही बनेगा कि प्रक्षेपित, यहां आपका स्टेटमेंट अगर बनाएगा तो यहां स्टेटमेंट बना देगा PSLV के द्वारा प्रक्षेपित, या इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है ना, इसरो के PSLV C57 C58 ऐसे करके नाम दे देगा, और आपसे बोल देगा भाई इसके द्वारा क्या ये प्रक्षेपित किया गया है? तो आपको बताना है नहीं, ये किसके द्वारा प्रक्षेपित है? फॉल्कन 9 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। और ये बनाया किसके द्वारा गया है? निजी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा यह सैटेलाइट जो है निर्मित किया गया है। ठीक है, टाटा कंपनी है, टाटा सन्स कंपनी, उसके द्वारा ही निर्माण किया गया है ना। अब यह पहली बार ऐसा हुआ है कब, जब कोई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है कोई निजी क्षेत्र आकर के बना रहा है। ठीक, तो इसलिए चर्चा में है। अब चंद्रयान 3 हमने देख लिया। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, कि चंद्रयान 1 जो है ऑर्बिटर मिशन था। ठीक है, अब पहले ये देखो, ये जो भेजा गया था ये PSLV के द्वारा, PSLV GSLV इसीलिए समझाया क्योंकि इसका बार बार जिक्र आएगा और पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे आपको यहाँ कनेक्ट कर पाओगे। अब देखो, चंद्रयान 1 जो है ये PSLV के द्वारा भेजा जाता है, वहीं चंद्रयान 2 जो है आपका GSLV के द्वारा भेजा जाता है। चंद्रयान 2 बेसिकली था एक, देखिए, लैंडर मिशन, यहाँ पर भी सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास किया गया था। हम ऑर्बिटर तो सक्सेसफुली देखो भेज पाए थे, लेकिन जो चंद्रयान 2 था यहां पर हम क्या कर पाए थे? सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, अंतिम चरण में आकर के हम चूक गए थे। ठीक है, तो ये लैंडिंग के मामले में असफल रहा था, लेकिन ऑर्बिटर के मामले में सफल रहा था। फिर भेजा जाता है भैया चंद्रयान 3, जिसकी बहुत चर्चा हुई है ना। कब गया ये? 23 अगस्त को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है, और इसीलिए 23 अगस्त को आपका नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अब 23 अगस्त को जब भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने, नेशनल स्पेस डे घोषित किया, उसी दिन बोला कि जहां पर यह सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है इस स्थल का नाम होगा शिव शक्ति स्पॉट। ठीक है, उस स्पॉट का नाम क्या रख दिया गया? शिव शक्ति। बोले अभी तक तो प्रधानमंत्री के द्वारा
यह केवल बोला गया था, लेकिन न्यूज ये है कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है इसके द्वारा इसको प्रमाणिक या मंजूरी दे दी गई है इस स्पॉट को। यह जो लैंडिंग स्थल था चंद्रयान 3 का, इसका नाम अब से शिव शक्ति ही कहलाएगा। जब आपका IAU के द्वारा इसको अनुमति मिल गई है, मंजूरी मिल गई है, तो इस स्पॉट का नाम अब क्या हो चुका है, शिव शक्ति हो चुका है। ये न्यूज पूरी की पूरी इसलिए चर्चा में रही। और चंद्रयान 3 में भी देखिए GSLV Mark 3 का यूज किया गया था, Mark 3 जिसको बोला जाता है GSLV Mark 3, है ना। तो इसके द्वारा ही आपका ये तीनों देखो प्रक्षेपण यान आपको पता होना चाहिए, और इनके बारे में जो बेसिक जानकारी वो होनी चाहिए, क्योंकि लगातार इसकी देखो चर्चा हो रही है। अगली न्यूज दक्षिण कोरिया से है। साउथ कोरिया के बारे में आपको पता होगा। साउथ कोरिया के द्वारा क्या किया गया है, अभी पहली अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की शुरुआत की गई है, और कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, काशा दिख रहा, हाँ ठीक है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्या नाम है इसका, कासा नाम है इसका, ध्यान रखना। जैसे नासा है ना, जैसे नासा है आपकी, जैसे जापान की जाक्सा है, वैसे ही कोरिया की आपकी क्या है, कासा है, ठीक है। इसने अपनी नई पहली वो भी अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। और इसके पहले आपका नूरी रॉकेट चर्चा में था। नूरी रॉकेट भी दक्षिण कोरिया के द्वारा ही भेजा गया था, और दुनिया का ये 7वां देश बन चुका था जिसका अपना क्या था, अपना स्वदेशी मतलब अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान और उपग्रह विकास प्रौद्योगिकी थी, ठीक है। इस मामले में दक्षिण कोरिया 7वां देश बन चुका था वैश्विक स्तर पर, और अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काक्सा जो कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका भी शुभारंभ किया गया है। तो इसलिए दक्षिण कोरिया भी चर्चा में रहा, उससे संबंधित जो न्यूज है ये समझ में आ गई होगी। अगली न्यूज देखो स्काई रूट एरोस्पेस को लेकर के है। जब प्राइवेट सेक्टर की कंपनी की बात की तो वहां पे आपको देखो स्काई रूट स्पेस की पीछे चर्चा की थी, जो अग्निबाण रॉकेट की चर्चा की गई थी, है ना। उसी वक्त आपको स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में बताया था, क्योंकि स्काई रूट जो एरोस्पेस कंपनी है, ये जो रॉकेट बना रही है प्राइवेट सेक्टर का, उसका नाम है विक्रम रॉकेट। विक्रम साराभाई को ही देखो श्रद्धांजलि देते हुए इस रॉकेट का नाम रखा गया है विक्रम रॉकेट। न्यूज ये है कि विक्रम रॉकेट का जो दूसरा चरण है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। अब बात यह है, दरअसल आपको ये जाननी है, स्काई रूट आपको समझ में आ गया कि यह प्राइवेट सेक्टर की देखिए कंपनी है भारत की, भारत में जो कार्य कर रही है स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित, और इसमें जो रॉकेट है इसका नाम विक्रम रॉकेट है। इसके साथ साथ यह न्यूज जो है, यह दूसरा सफल परीक्षण है दूसरे चरण का। अब एक चीज और याद रखना कि जो दूसरा चरण है, इसका नाम इन्होंने APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए कलाम 250 रखा हुआ है। बस सारी न्यूज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज देखो दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट पर है। अब बोले लकड़ी की जो सैटेलाइट है, ये रखने का उद्देश्य क्या है। देखो जो सैटेलाइट्स अभी तक जाती हैं स्पेस में, ये अपने आप में जब इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाती हैं अपने कार्यकाल से, है ना, जो उद्देश्य दिया जाता है, उसके बाद ये स्पेस डेब्रिस बन जाती हैं, यानी कि अंतरिक्ष कचरा बन जाती हैं। अब ये अंतरिक्ष कचरा के रूप में वहीं घूमती रहती हैं। अब इसको देखिए या तो रिसाइकिल किया जा सके किसी तरीके से, वो तो पॉसिबल है नहीं, या इन्हें दोबारा से पृथ्वी पर ला करके डिस्पोज किया जा सके। अब ये सबसे बचने का एक बढ़िया देखो अल्टरनेट ये भी न्यूज है। क्या है आप बता सकते हो, कभी भी मेंस वगैरह में लिखने को आए वहां भी लिख सकते हो कि यहाँ पर पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार की गई है, और किस देश के द्वारा, जापान के द्वारा। ठीक, जापान के द्वारा। याद रखने का तरीका बढ़िया ये है, देखो पान जो है आपका, आप पान पे क्या है, पान पे लकड़ी क्या होता है, कत्थे की लकड़ी होता है, लगती कि नहीं, कत्था लकड़ी का। ठीक है, तो लकड़ी से आप कनेक्ट कर लेना जापान, पान से कनेक्ट करना जापान को, और लकड़ी से लकड़ी की सैटेलाइट बनाने वाला यही देश है, दुनिया का पहला देश है। फिर लकड़ी की सैटेलाइट बनाने वाला दुनिया का पहला देश है। दूसरी चीज आप याद रखो कि सैटेलाइट का नाम क्या है, लिग्नोसैट जो है इस सैटेलाइट का नाम है, और मैग्नोलिया नामक लकड़ी से यह सैटेलाइट बनाई गई है। बस इतना याद रखना। क्यों महत्वपूर्ण है ये समझा दिया क्योंकि जब लकड़ी की सैटेलाइट रहेगी तो सैटेलाइट का कार्यकाल जब खत्म होगा तो जैसे ही गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आएगी जलकर खत्म हो जाएगी। ठीक, तो हमारे लिए स्पेस डेब्रिस जो एक चैलेंज था, वो भी चैलेंज हम उससे निपट सकेंगे। फिर है जापान की, देखिए सॉफ्ट लैंडिंग शुरू में ही समझा दी कि जापान जो है 5वां देश बन चुका है, और कौन से नंबर का देश है, वैसे तो आसान है, नहीं तो एक और तरीका है जापान लिखना। और जापान में कितने हैं भैया वर्ड आ रहे हैं, 5 वर्ड आ रहे हैं, बोले 5 वर्ड हैं तो 5वां शब्द हो गया, बस याद करने का एक तरीका है। और जापान के इस चंद्र मिशन का नाम क्या है, मून स्नाइपर, पहले ही बताया था। और जो लैंडर है, लैंडर का नाम है स्लिम। बस इतना याद रखना, इसमें से ही घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। फिर है देखो स्पेस एक्स रॉकेट से क्या किया गया है, GSAT-20। अब GSAT जो 20 उपग्रह है, ध्यान रखना, वैसे तो देखो GSAT जितने भी सैटेलाइट्स हैं, या तो PSLV या GSLV, दो ही लॉन्च व्हीकल हैं, इनके द्वारा ही, इसरो के द्वारा ही इनका प्रयोग करते हुए इन्हें प्रक्षेपित किया जाता था। लेकिन पहली बार GSAT-20 क्यों चर्चा में है, और GSAT-20 से क्वेश्चन इसलिए बनाएगा क्योंकि GSAT-20 का पहली बार प्रक्षेपण किया गया है किसके द्वारा, जो स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट है, इसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है।
बस इसलिए ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि वैसे अभी तक जीसैट जितने भी उपग्रह थे ये अपने आप में, जीसैट क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में भेजा जा रहा है, तो ये संचार उपग्रह होगा, होगा कि नहीं होगा। भाई दो तरीके के उपग्रह मुख्य रूप से होते हैं, एक होता है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, दूसरा ये देखो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है, ठीक है। सुदूर क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग के लिए जो यूज की जाती हैं सैटेलाइट्स, वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं जो स्टेशनरी कक्षा में भेजी जाती हैं, उन्हीं को इन शॉर्ट देखिए जीसैट भी बोला जाता है। अब जीसैट 20 जो सैटेलाइट है इसको प्रक्षेपित किया गया है, पहली बार प्रक्षेपित किया गया है फॉल्कन 9 के द्वारा, और फॉल्कन 9 किसका रॉकेट है, बोले स्पेस एक्स का ये रॉकेट है, ठीक। तो ये न्यूज हो गई महत्वपूर्ण। और जीसैट को देखिए एक और नाम से जाना जाता है, जीसैट N2 के नाम से जाना जाता है, और ये पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करेगा। पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया है जब पीएसएलवी जीएसएलवी पढ़ा है हमने। आदित्य L1 से संबंधित न्यूज ये है, आदित्य L1 पता होना चाहिए, जो सूर्य का आपका कोरोना है और क्रोमोस्फेयर का जो क्षेत्र है, इसकी स्टडी के लिए ही एक जो मिशन भेजा गया है भारत का, इसका नाम है आदित्य। क्या नाम है इसका, आदित्य इस मिशन का नाम है। इसको भेजा बहुत पहले गया था, सितंबर 2023 में। अब सितंबर 2023 में इसको भेजा तो गया था, न्यूज इसलिए अभी चर्चा में है क्योंकि ये सफलतापूर्वक अब स्थापित हुआ है। और कहां स्थापित किया जा रहा है इसको समझ लो, इसको जो है स्थापित किया जा रहा है लैग्रेंज पॉइंट 1 में। देखो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कुछ कोई भी ग्रह होता है उसके मध्य में कुछ पॉइंट्स होते हैं, लैग्रेंज पॉइंट्स 5 तक रहते हैं ऐसे, तो उन्हीं लैग्रेंज पॉइंट्स 5 में से एक लैग्रेंज पॉइंट 1 है। अब ये होता क्या है लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट बेसिकली मोटा मोटा मतलब समझो जैसे पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, यह सूर्य है, सूर्य के द्वारा भी कुछ गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, पृथ्वी के द्वारा भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। एक पॉइंट, ये कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर इन दोनों के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल लगभग एक बराबर होता है। तो बोले लगभग एक बराबर होगा तो वो सैटेलाइट के लिए बहुत मस्त जगह होगी, जहां पर ना सैटेलाइट इधर भागेगी ना उधर भागेगी, तो फ्यूल जो है वहां पर जरूरत ही नहीं होगी उसको, है ना। एक तरीके से पार्किंग सेंटर हो गया उसका, बढ़िया से जाओ सैटेलाइट वहां पार्क कर दो और मस्त घूमती रहेगी। तो हम सूर्य के चारों ओर घुमाने के लिए ही यहाँ पर जो सैटेलाइट भेज रहे हैं, जो मिशन भेज रहे हैं, यहाँ सैटेलाइट आदित्य मिशन के अंतर्गत, आदित्य चूंकि सूर्य का ही नाम होता है दूसरा, अब आदित्य मिशन के अंतर्गत हम लेग्रेनियन पॉइंट को हमने क्यों चुना, ये समझ में आया। लैग्रेंजन जो पॉइंट है 1, इसको क्यों चुना ये समझ में आया होगा। यहाँ पर ये सैटेलाइट प्रक्षेपित की जाएगी और बढ़िया से रिसर्च करेगी, कोरोना और क्रोमोस्फेयर का जो क्षेत्र है स्टडी करेगी और इसके बारे में जानकारी देगी इसरो को। क्लियर हुआ। तो ये अभी जो है ये न्यूज है 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक यहाँ इस ऑर्बिट में लैग्रेंज पॉइंट पर जाकर के हमारा जो सैटेलाइट है ये स्थापित हो गया है। अब यहाँ से हमें स्टडी, हमें जानकारियां मिलती रहेंगी सूर्य से संबंधित जो भी होंगी, ठीक। अब आप आगे चलते हैं, अगली न्यूज देखो। अब सारी कंप्लीट हो गई स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित न्यूज जितनी भी थी। डिफेंस से संबंधित है कुछ, तो रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में है। अब देखो रुद्रम 2 मिसाइल जो है ये डीआरडीओ के द्वारा देखो विकसित की गई है। ज्यादातर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं डिफेंस सेक्टर से संबंधित डीआरडीओ के द्वारा ही आपके देखेंगे, आप देखोगे कि विकसित किए जाएंगे, ठीक है। जो निर्माण किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा निर्माण किया जाता है। अब ये जो जितना भी ये आपका जो परीक्षण वगैरह किया जाएगा, ये परीक्षण देखो उड़ीसा पर आपका एपीजे द्वीप है ना, एपीजे कलाम द्वीप है, व्हीलर द्वीप जिसे पहले व्हीलर द्वीप बोला जाता था, इसका नाम चेंज हो गया है, अब एपीजे द्वीप हो गया। यहीं पर सारे के सारे आपको परीक्षण भी होते हुए दिखाई देंगे। तो रुद्रम जो मिसाइल है, इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, और ये परीक्षण के लिए आपको सुखोई 30, अब सुखोई 30 विमान का जब परीक्षण किया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है सुखोई 30 विमान पर यह मिसाइल ले जाई जाएगी, फिर प्रक्षेपित किया जाएगी, तो यह एयर टू सरफेस मिसाइल रहेगी, है ना। तभी तो हम किसी विमान का यूज करेंगे, कॉमन सेंस से आप लगा सकते हो। तो इसीलिए देखो हवा से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है, रुद्रम 2 है। और किस यान विमान का यूज किया गया है, सुखोई मिसाइल, सुखोई विमान का, या सुखोई विमान से यह सफल प्रक्षेपित की गई है। अगली न्यूज आईएनएस जो जटायु है, आईएनएस जटायु से संबंधित न्यूज ये है। देखो यार जो ये भारत है, अब भारत की जो तटीय रेखा है, तटीय रेखा में आपका जो हिंद महासागर का क्षेत्र है अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। चाइना का प्रभुत्व यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसके प्रभुत्व को कम करने के लिए हमें नौसेना को अपने स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब नौसेना को स्ट्रांग करने के संदर्भ में हमने देखो कमांड बना रखी है कि नौसेना के प्रमुख रूप से 3 कमांड हैं। एक आपका पूर्वी कमांड है, उड़ीसा में स्थित है। एक आपका पश्चिमी कमांड है, देखिए यह मुंबई में स्थित है। एक दक्षिणी कमांड है जो केरल में स्थित है। तो 3 प्रमुख कमांड बना रखे हैं। अब न्यूज जो है आईएनएस जटायु की, यह तीसरी आपका कमांड जो दक्षिणी कमांड है, इस दक्षिणी कमांड से संबंधित है। दक्षिणी कमांड पर देखो नौसैनिक अड्डे हमने बना रखे हैं। उन नौसैनिक अड्डों में एक नौसैनिक अड्डा देखो जो आपका पहले से मौजूद है मिनिकॉय द्वीप में। मिनिकॉय द्वीप कहां पर है, लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है ना। लक्षद्वीप पता ही है आपका, लक्षद्वीप चर्चा में भी बहुत ज्यादा रहा है। तो लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है मिनिकॉय। मिनिकॉय पर हालांकि पहले से ही एक आईएनएस है या नौसैनिक अड्डा है, जिसका नाम था आपका क्या, देखिए यहां पर दिया हुआ है आईएनएस द्वीप रक्षक। यहां समझना
करंट की जो न्यूज है वो पीछे से रिलेट करते हुए तभी समझ पाओगे। तो आईएनएस द्वीप समूह पहले से एक नौसैनिक अड्डा था, तो एक नौसैनिक अड्डा और बढ़ाया गया है, क्योंकि मालदीव से भी चर्चा रही, बहुत ज्यादा अभी हम विवाद रहा। उसके अलावा चाइना का भी प्रभुत्व इन क्षेत्रों में अधिक बढ़ा है, हस्तक्षेप बढ़ा है, तो एक नौसैनिक अड्डा और बनाया गया जिसका नाम है आईएनएस जटायु। क्या नाम है? आईएनएस जटायु है। दूसरा नौसैनिक अड्डा बनाया गया है, मिनिकॉय द्वीप पर बनाया गया है। अब मिनिकॉय के बारे में, ये 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल के बारे में जानकारी कम से कम यहां रख लो, बेसिक सी जानकारी है। देखो 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय को मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। और वही जो मिनिकॉय है इसको लक्षद्वीप से अलग करने वाला 9 डिग्री चैनल है। फिर अंडमान की ओर जाओगे वहां पर आपको 10 डिग्री चैनल दिखाई देगा। ठीक, तो ये 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल से भी प्रश्न बनते हैं। चैनल तो आपने भूगोल में पढ़ा होगा, चैनल वो क्षेत्र होते हैं, देखिए ये चैनल जो होती है, स्ट्रेट कोई भी होती है, तो वो दो स्थलीय खंड जो होते हैं उन्हें अलग करती है, और जो जलीय क्षेत्र होते हैं इनको मिलाने का काम करती है। ठीक, तो भूगोल में मैपिंग की होगी वहां अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ आईएनएस जटायु समझ में आया। आईएनएस जटायु क्या है? जो आपका मिनिकॉय है, यहां पर नया नौसैनिक अड्डा है। बेसिकली लक्षद्वीप में यह दूसरा नौसैनिक अड्डा है, दक्षिणी कमान के अंतर्गत इस नौसैनिक अड्डा की स्थापना की गई है। ये पूरी न्यूज थी। अगला है स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण, देखो यहां पर किया गया है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये स्मार्ट। हाँ, दूसरी एक सुपरसोनिक मिसाइल है। अब जो सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक सारी मिसाइल की चर्चा पिछले वीडियो में कर दी थी, स्पीड के आधार पर, मैक के आधार पर यह तय होता है कि कौन सी मिसाइल सुपरसोनिक है, कौन सी हाइपरसोनिक है। ठीक है, एक मैक आपकी एक तरीके से वाई में ध्वनि की चाल होती है, और 1 से 5 गुना यदि चाल है तो वह सुपरसोनिक हो जाती है ना, कोई भी मिसाइल। और यदि 5 से ज्यादा मैक, 5 मैक से ज्यादा स्पीड है तो वो आपकी हाइपरसोनिक हो जाती है। तो आपकी जो स्मार्ट है आपकी, ये सुपरसोनिक मिसाइल है, ये याद रखना, इसका सफलतापूर्वक अभी परीक्षण किया गया है। अगली न्यूज देखो FWD-200B पर है। FWD-200B जो है स्वदेशी बम वर्षक ही है। यूएवी मतलब होता है अनमैन्ड जो एरियल जो व्हीकल है, यह आपका देखिए जो ड्रोन समझ लीजिए एक तरीके से। तो FWD जो 200B है, ये ड्रोन है, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन है, और यह निर्माण किया गया है जो एरोस्पेस कंपनी है, भारतीय रक्षा एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस के द्वारा। ये फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस के द्वारा ये निर्मित किया गया है, इसीलिए इसको बोला गया भारतीय कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो पहला स्वदेशी बम वर्षक ड्रोन है, ये पहला स्वदेशी बम की वर्षा करने वाला ड्रोन है, जिसका नाम क्या है? FWD-200B। ठीक, ये नाम है इसका। बस इतनी न्यूज महत्वपूर्ण है, इसका सीधा सीधा नाम ही पूछा जाएगा आपसे। अब भारतीय नौसेना में महाराष्ट्र में 5वां MCA बार्ज नौसेना में शामिल किया गया है। अब देखो बार्ज को लेकर के समझौता हुआ है, चूंकि यही बात है, नौसेना को मजबूत करना है, स्ट्रांग करना है। उस संदर्भ में बार्ज क्या होता है? बार्ज देखो कुछ नहीं होता है, ये जो यहां देखो दिया हुआ है बार्ज कि ये जो गोला बारूद, यहां देखो ध्यान से समझो कि हाँ, ये जेटी बाहरी बंदरगाह दोनों भारतीय नौसेना के जहाजों तक आवश्यक वस्तुओं और गोला बारूद के निर्बाध परिवहन, चढ़ाने और उतारने की सुविधा प्रदान करते हैं। समझ में आया? बार्ज आपकी जो ये होते हैं, ये क्या काम करते हैं? गोला बारूद, जैसे नौसेना के पास नौसेना की ताकत बढ़ानी है, और ताकत बढ़ाने के लिए कई सारे बार्ज जो हैं नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं। बार्ज के बाद आपका नौसेना के पास क्या होगा? निर्बाध परिवहन, गोला बारूद संबंधी निर्बाध परिवहन की सुविधा होगी, है ना, इन्हें चढ़ाने उतरने की आपको सुविधा मिलेगी। ठीक, और ये निर्मित किसके द्वारा किए जा रहे हैं? ये आपका किसके द्वारा? मेसर्स जो सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, इसके द्वारा मुख्य रूप से यह बार्ज निर्माण किए जा रहे हैं। अगली न्यूज है देखो, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये है आपकी अग्नि। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर तो पता होगा ना कम से कम। देखो बैलिस्टिक मतलब अपने साथ बम धारण की आसान भाषा में समझते हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे यह स्थल है, अब टारगेट, यह आपका टारगेट है। अब टारगेट अगर आपको बैलिस्टिक मिसाइल से, यहां आपको जब बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट करना होगा तो आपको पता है अर्ध जो परवलयाकार है, यह देखो परवलयाकार आपकी जो दिख रहा है नहीं, हाँ ठीक है। तो ये परवलयाकार जो है आपको देखिए इस तरीके से आप प्रक्षेपित करोगे तो ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल जाती हुई दिखाई देगी। यह सरफेस हो गया। जब क्रूज मिसाइल छोड़ी जाती है तो सरफेस से काफी निकट जाती है, यह कौन सी? क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में ये मोटा मोटा अंतर होता है प्रक्षेपण को लेकर के। ये गाइडेड होती है अपने आप में, तो इसीलिए ये छोड़ दो, दागो और भूल जाओ की पद्धति पर काम करती है। ठीक, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल आपको क्लियर हुआ। अब बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ यहां जानना यह है, अग्नि प्राइम का देखो सफल परीक्षण तो हो गया है, लेकिन यहां चर्चा की गई है किसकी? इंटीग्रेटेड एक देखो प्रोग्राम की चर्चा की गई है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जरूर आप पढ़ के जाना, इसको जरूर यहां से प्रश्न कभी ना कभी आता है ना, कोई ना कोई साल जरूर आता है। तो 1922
1982-83 का देखिए ये एक तरीके से स्वप्न था एपीजे अब्दुल कलाम का कि अपना जो है मिसाइल प्रोग्राम होना चाहिए, अपनी मिसाइल्स होनी चाहिए महत्वपूर्ण। तो उसी संदर्भ में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो मिसाइल्स का डेवलपमेंट किया जा रहा था उनका शॉर्ट में एब्रिविएशन था पटना। क्या नाम रखा गया था? पटना नाम रखा गया था। पी से मतलब है आपका पृथ्वी, ए से मतलब है, सुनना ध्यान से, ए से मतलब है आपका आकाश, टी से मतलब है आपका भैया, टी से मतलब आपका है क्या था, दिमाग से निकल गया मेरे, चलो एन से देख ले, हाँ त्रिशूल। टी से मतलब है आपका त्रिशूल, एन से मतलब है आपका नाग, और ए से मतलब है आपका अग्नि, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब सभी के बारे में ये पता होना चाहिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी आपका सरफेस टू सरफेस है, और आपका जो आकाश है ये सरफेस टू एयर है। याद करने का तरीका मैं बताता हूँ बढ़िया। आकाश, आकाश जो है आप जमीन से खड़े होकर ऊपर देखते हो, तो बोले हाँ, सरफेस से हम एयर की ओर देखते हैं, तो आकाश भी आपकी जो मिसाइल है ये मार करेगी सरफेस से एयर, हवा में टारगेट को मारेगी, ठीक है, सरफेस से प्रक्षेपित की जाएगी। जो आपका ये त्रिशूल है, अब त्रिशूल देखो कैसे होता है, बोले त्रिशूल जमीन से ऊपर की ओर ऐसे होता है, ठीक। अब बोले त्रिशूल अगर इस तरीके से होता है तो इसको भी आप बता सकते हो सरफेस टू एयर, ठीक है, सरफेस से एयर की ओर इसका मुंह होता है त्रिशूल का। तो ये भी याद करने के लिए बता रहा हूं, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, एग्जाम में आएगा, क्योंकि वहां सतह से हवा से सतह दे देगा तो वहां हवा निकल जाएगी, ठीक। अब उसके बाद आपका आता है नाग। अब नाग जो है एंटी टैंक होता है, ठीक है, इसको नहीं। अब ये अग्नि देखते हैं, अग्नि क्या होता है, ये सरफेस टू सरफेस होती है। इसके बाद पृथ्वी और अग्नि ये दोनों ही सरफेस टू सरफेस होती है मिसाइल। क्लियर, समझ में आया? अब यहाँ अग्नि की चर्चा, अग्नि चूंकि देखिए और ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो यह जो इस मिशन से ये जो प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम है, इससे इसको अलग भी आगे कर दिया गया भविष्य में। तो यहाँ अग्नि प्राइम की चर्चा देखो इसमें की गई है। अग्नि प्राइम आपका देखिए इसी का पार्ट था, इंटीग्रेटेड जो गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था इसी का एक पार्ट था अग्नि। पटना एब्रिविएशन था। 5 तरीके के देखिए ये प्रोग्राम थे जो एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्वप्न था कि अपना एक मिसाइल सिस्टम होना चाहिए। पांचों समझ में आ गया होगा, पांचों की प्रक्षेपण क्षमता, मारक क्षमता समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये अग्नि वाली जो न्यूज है, न्यूज में अग्नि प्राइम है और ये अपने आप में बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी मारक क्षमता जो है ये 1000 से 2000 किलोमीटर है। पृथ्वी और अग्नि ये दोनों सरफेस टू सरफेस हैं, यही देखो दिया हुआ है सरफेस टू सरफेस। और इसके अलावा जो आकाश और त्रिशूल हैं सरफेस टू एयर हैं, ठीक है। नाग तो एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक। पांचों समझ में आ गई, पांचों का एकदम याद हो गया होगा साथ ही साथ। और इसकी 1000 से 2000 देखो किलोमीटर मारक क्षमता है। अगली देखिए नागास्त्र है। नागास्त्र भी एक तरीके से ड्रोन है, और ये ड्रोन देखिए कैसा है, ये स्वदेशी है अपना। स्वदेशी मतलब भारत में ही निर्मित है, और किसके द्वारा, जो नागपुर की सोलर कंपनी है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड, याद रखना नागपुर की सोलर कंपनी है, इसको यह जो एक तरीके से निर्माण करने का अधिकार दिया गया था, किसे, ये इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड को, नागपुर की सोलर एजेंसी को, ठीक है। तो इसके द्वारा ही ये नागास्त्र जो स्वदेशी आत्मघाती जो ड्रोन है, ये नागास्त्र को विकसित किया गया है या निर्माण किया गया है। फिर देखो 25T बोलार्ड पुल टग नौका महाबली है, ये नौसेना में शामिल की गई है। पुल टग क्या है, पुल मतलब देखो खींचना, टग नौका छोटी नौकाएं होती हैं, बड़े बड़े जो जहाज आते हैं, कभी कभी उथला जो सागर होता है वहां पर स्पीड धीमी होती है, या कोई भी मान लीजिए राहत बचाव कार्य करना है, तो उसके लिए जो पुल टग नौकाएं होती हैं, छोटी छोटी नौकाएं होती हैं, ये कार्य करती हैं। इसी में नौसेना में शामिल की गई है। इसका नाम है महाबली, नाम से ही याद आ रहा होगा आपको, नाम ही है भैया महाबली। इस महाबली को भी देखिए नौसेना में शामिल किया गया है, और इसका निर्माण मेसर्स के द्वारा ही देखो इसका भी निर्माण किया गया है। फिर अगली न्यूज है दृष्टि 10 स्टार लाइनर से संबंधित। अब दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है यह भी मानव रहित है ना, यूएवी ही है आपका, अनमैन्ड जो एरियल व्हीकल होता है, यानी कि ड्रोन समझ लो इसको, जिसको यूएवी बोला जाता है। अनमैन्ड मतलब यहाँ पे मनुष्य नहीं होगा, मनुष्य का इंटरफेयर नहीं होगा, घर बैठ के इसको रिमोट के द्वारा भी इसको यूज किया जा सकता है, जैसे ड्रोन उड़ाते हो आप, वैसे ही दृष्टि 10 स्टार लाइनर है। अब दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है अडानी की डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है, ये विकसित कर रही है। नाम क्या है इसका, दृष्टि। दृष्टि मतलब क्या है, लोगों पे दृष्टि रखेगी, है ना, खुफिया निगरानी रखेगी, इससे नाम से समझ सकते हो। तो दृष्टि नाम ही इसलिए रखा गया है घर बैठ के बढ़िया से किसी क्षेत्र पर निगरानी रखनी है ना, या आपको खुफिया तरीके से खुफिया तंत्र को प्रयोग करने के लिए आप इस ड्रोन को दे सकते हो। नाम क्या है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर है, ठीक। अगली न्यूज आपकी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल से संबंधित है। अब हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल, इस न्यूज को समझना कठिन हो जाएगा यदि आप यहां ध्यान से सुन लो जो बता रहा हूं, उसके बाद जो न्यूज है बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। जैसे देखो आप जब प्रक्षेपित करते हो, उड़ीसा में आपको बताया जो व्हीलर द्वीप है या एपीजे द्वीप है, यहां से जब हम प्रक्षेपित करते हैं किसी भी मिसाइल को, तो एक टारगेट चाहिए हमें,
बोले हाँ चाहिए भैया। अब टारगेट किसको करोगे आप? किसी मिसाइल को ही करोगे, किसी ड्रोन को करोगे? बोले हाँ। तो क्या हर बार एक मिसाइल और ड्रोन का प्रयोग करोगे आप? बोले यार नहीं, ये तो फिर बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तो रहेगा नहीं बिल्कुल। तो इसी के लिए ही आपका हाई स्पीड जो एक्सपेंडेबल एरियल अभ्यास है, नाम रखा गया है कि आपके अभ्यास को आसान बनाना है। तो इसीलिए अभ्यास के रूप में जाना जाता है। इसमें किया क्या जाएगा, यहां पर उसी तरीके का, उसी मिसाइल ड्रोन, सारी सुविधा, सारी जो विशेषताएं होती हैं वो अपने आप में रखते हुए आप जो है इसको टारगेट करते हुए एक अभ्यास बनाया जाएगा। आपका जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल बनाया जाएगा, इसको आप लगातार टारगेट करिए, है ना। कोई प्रक्षेपण, किसी मिसाइल को अगर प्रक्षेपण करना है या परीक्षण करना है उसका, तो इस परीक्षण के लिए आप इसको क्या है, प्रयोग कर सकते हो एज ए आर्टिकल के रूप में। आपका भी जो कॉस्ट है वो कम होगा, है ना। जो बार बार प्रक्षेपित करने में, बार बार मिसाइल और ड्रोन का थोड़ी ना प्रयोग करोगे आप। तो इसी संदर्भ में यह न्यूज है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियर है। अब इसको क्या है, आप अभ्यास के रूप में, आपके अभ्यास को सफल करने के लिए, अभ्यास को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए ही यह न्यूज आपकी दी गई है। यह सफल इसका परीक्षण हुआ है अभी, ठीक। अब अगले न्यूज है, देखो, आईएनएस चीता, गुलदार और कुबीर सेवा। अब इन्होंने क्या किया है, चीता, गुलदार और कुबीर सेवा, देखो पोलैंड के द्वारा निर्मित ये तीनों के तीनों आईएनएस थे, इंडियन नेवल शिप। ये तीनों नेवल शिप किससे प्राप्त हुए थे भैया? पोलैंड से प्राप्त हुए थे। और इन्होंने 40 सालों तक बेहतरीन सेवा दी है। नाम इनके याद कर लेना, चीता, गुलदार और कुंभीर, तीन नाम है इनके। और तीनों को देखो सेवा मुक्त कर दिया गया है। फिर असॉल्ट राइफल उग्रम है। इसकी चर्चा इसलिए हो गई बहुत ज्यादा क्योंकि ये जो असॉल्ट राइफल है, ये पहली बार एक ऐसी निजी क्षेत्र की कंपनी के द्वारा बनाई गई है जिसका संबंध पहले इस तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट निर्माण से संबंधित कभी नहीं रहा था, इसलिए चर्चा में थी थोड़ी ज्यादा। ठीक है, इसकी जो प्रभावशीलता या इफेक्टिवनेस को लेकर के सवाल उठाए गए थे। तो ये असॉल्ट राइफल है जिसका नाम क्या है, उग्रम। थोड़ा मामला उग्र हो गया था, तो इसीलिए उग्रम याद रखना आप। तो उग्रम जो असॉल्ट राइफल है, ये निर्मित की गई है किसके द्वारा? एक तो डीआरडीओ है, और हैदराबाद की जो कंपनी है, फॉर्म है द्वीपा आर्मर। ठीक है, द्वीपा आर्मर, ये पहली बार देखिए इस तरीके का कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी आर्मर जो है बना रही है। ठीक, इसलिए चर्चा में रही थी। हालांकि इसकी जो प्रभावी रेंज है वो 500 मीटर है, और इसका वजन जो है 4 किलो से भी कम है, काफी हल्की है। तो इसलिए जो सशस्त्र बल है, हमारे अर्धसैनिक बल हैं, इनके प्रयोग में काफी आसानी रहेगी इनको प्रयोग करने में। चलो फिर डिफेंस की न्यूज और स्पेस टेक्नोलॉजी की न्यूज सारी कंप्लीट कर दी गई। यहाँ पर कोशिश की गई है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो न्यूज आर्टिकल्स रहते हैं, समझना अगर आसान कर दिया जाए आपका, तो वो न्यूज याद रखनी आपके लिए आसान हो जाएगी, वो तथ्य आपको याद आसानी से हो सकेगा। यही कोशिश की जाती है यहाँ पर आपको कि न्यूज को आसान बनाया जाए। ठीक है, यदि आसान लगता है आपको तो कमेंट वमेंट किया करो, थोड़ा एक स्पार्क मिलता है वहां से, और कराने में भी मजा आता है आगे और आपको। और यार कमेंट भी नहीं करते हो, कमेंट कौन सा पेड होता है? अगर पसंद आया करे तो कमेंट किया करो, नहीं पसंद आया करे तो कोई बात नहीं है। और यहां तक आए हो तो मजा तो आ ही रहा होगा। ठीक, चलो फिर वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।